एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट मेंटर्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्या नया लेकर के आई हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके हाफ ईयरली के पेपर हैं वो हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। इसमें मैं आपके लिए आज फिजिक्स का पेपर लेकर के आई हूँ। ये हमारे गर्ल्स हाई स्कूल प्रयागराज का प्रीवियस ईयर का हाफ ईयरली का पेपर है। इस पेपर में टोटल 10 क्वेश्चंस आए हुए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। बाकी के 5 क्वेश्चन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आप लोग देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा आपका ओरिजिनल पेपर, आप देख सकते हैं। ये मैंने पूरा ओरिजिनल पेपर यहाँ पे आपको डाल के दिया है। आप देख सकते हैं कि ये ऑथेंटिक सोर्स से ही लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था इस पेपर में, इट वाज अ फिलअप। क्या था ये फिलअप? 1 मीन सोलर डे इज इक्वल्स टू हाउ मच सेकेंड। तो एक मीन सोलर डे में कितने सेकेंड होते हैं बच्चों? 86400 सेकेंड्स। अगर आपको ये नंबर नहीं याद होता है तो इसके लिए आप सिंपल सा आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक दिन में आपको पता है कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है, सब जानते हैं। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? दीज आर 60 सेकेंड। जब आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर 86400 सेकेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? ये भी एक फिलअप था। एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। तो हमारे रिटार्डेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नहीं याद होती है तो इसके लिए आप सिंपल सा पहले आपको फॉर्मूला लेकिन तो याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन का? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ये होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। इस सेकेंड से ये सेकेंड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे वी विल गेट आर यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया था? डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज क्या होता है? स्क्रू गेज एक्चुअली ऐसा हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें मिनिमम मतलब बहुत छोटी चीज़ों की वैल्यू को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको कॉइन की डेप्थ पता कॉइन की डेप्थ नहीं, कॉइन की विड्थ पता करनी हो या फिर आपको वायर का डायमीटर पता करना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा स्क्रू गेज इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी की लीस्ट काउंट के बारे में हमसे पूछा है। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होती है? द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव अलॉन्ग द एक्सिस बाय इट रोटेटिंग द सर्कुलर स्केल बाय 1 डिवीजन। यानी कि जब हम लोग सर्कुलर स्केल को, जो हमारा स्क्रू गेज होता है, उसकी सर्कुलर स्केल को जब एक बार रोटेट करते हैं तो उसकी जो स्क्रू होती है, जितना डिस्टेंस आगे बढ़ती है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था हमारा? अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 80 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ये हमारा एक न्यूमेरिकल था। चलिए इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन इज 1 मिनट में कितने ऑसिलेशन कर पा रहा है हमारा पेंडुलम? 80 ऑसिलेशंस कर पा रहा है। ठीक, तो 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 80 ऑसिलेशन। 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 80 बाय 60। इसको रिड्यूस करेंगे, कैंसिल किया, कितना आ गया? 4/3। आप ऐसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.33 एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा था। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जो कि मैंने अभी सॉल्व कर लिया। ठीक, अगला क्या पूछा था हमसे? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स का होता है। यानी कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई है, तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है इसको उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f की वैल्यू क्या आई है?
4/3। मैंने फ्रैक्शन क्यों यूज किया, मैं चाहती तो ये भी यूज करती थी, लेकिन मैंने फ्रैक्शन इसलिए यूज किया क्योंकि अगर मैं ये वैल्यू इस्तेमाल करती तो इसको मुझे सॉल्व करके कट करने में थोड़ा ज्यादा जोर पड़ता। अगर ये फ्रैक्शन छोटा है तो इसको डिवाइड करना थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इसलिए मैंने यूज किया है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा। ये क्या बन गया हमारा 3/4। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.75। और टाइम पीरियड है तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे बच्चों, सेकेंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेम द पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स विच इज यूज टू मेजर द फॉलोइंग। हमें जैसे कि स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजर कर सकता है। वर्नियर कैलिपर्स क्या, सॉरी स्क्रू गेज आपका डेसिमल के 3 प्लेसेस तक मेजर कर सकता है, और जो हमारा ये वर्नियर कैलिपर्स होता है वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, इंटरनल डायमीटर ऑफ अ मग। हमें इसके बारे में बताना था कि जो वर्नियर कैलिपर्स का कौन सा ऐसा पार्ट है जो मग की इंटरनल डायमीटर आप, मैं एक मिनट मैं बताती हूँ। जैसे कि आप ये बीकर देख पा रहे हैं, इसके अंदर की ये वाली जब अगर हमको डायमीटर मेजर करनी हो तो हम वर्नियर कैलिपर्स का कौन सा पार्ट यूज करते हैं। ये देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, ये वर्नियर कैलिपर्स की पिक्चर मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट करी हुई है। इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके इनसाइड जॉज होते हैं। तो इनसाइड जॉज में हम लोग इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे फंसा देते हैं, और बाकी जो भी रीडिंग होती है ये हमारी वर्नियर स्केल और मेन स्केल की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इसकी इंटरनल डायमीटर मेजर करनी हो तो उसके लिए हम लोग ये इसके इनसाइड जॉज यूज करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमसे कि अगर हमें इस बीकर की डेप्थ मालूम करनी है, अगर इसकी ये डेप्थ होती है इसको मालूम करनी हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए इस वर्नियर कैलिपर्स में ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिप। ठीक है, ये जो स्ट्रिप होता है ये जो स्केल रहती है मूवेबल होती है, तो यहाँ से स्ट्रिप को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। यही स्ट्रिप एक्सटेंड होके इसके अंदर हम लोग प्लेस करते हैं, और उसके बाद मेन स्केल और वर्नियर स्केल की हेल्प से हम लोग इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, स्टेट इट्स एसआई यूनिट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने की जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी की लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया जर्नी, टू द फाइनल पोजीशन, जहां पे आप अपनी जर्नी एंड कर रहे हैं, वहां से वहां तक की जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पॉइंट, एक सेकेंड मैं नेक्स्ट पेज में दिखा दे रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पॉइंट ए है, ठीक, पॉइंट ए से बी जाना है, बी से सी गया, और अगर मुझे डायरेक्टली ए से सी पहुंचना है तो डायरेक्ट ए से सी पहुंचने का तो एक तो ये रास्ता है, ए से बी जाओ, बी से सी जाओ। नहीं तो अगर इस पर हमको सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते में पहुंचना है तो वो कौन सा रास्ता हो गया, ए से डायरेक्टली हम लोग सीधे चले जाए। इसी को कहते हैं क्या हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता होगा या जो सबसे छोटा पाथ होगा, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलिए इसके बाद क्या पूछा था हमसे, स्टेट इट्स एसआई यूनिट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक तरीके की लेंथ ही होती है, तो लेंथ की एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाती है, मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा हुआ था, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड acquires a velocity 10 meter per second in 2 seconds. Find the acceleration. ठीक है, ये फिर से एक न्यूमेरिकल इनकॉर्पोरेट किया हुआ है इसमें।
तो न्यूमेरिकल में सबसे पहली लाइन में हमसे क्या बोला हुआ है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा है कि अक्वायर्स अ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी इसने अक्वायर करी है, टोटल 10 मीटर पर सेकेंड, इसने इतनी वेलोसिटी क्या करी है, अक्वायर करी है। तो जो वेलोसिटी अक्वायर करते हैं तो वो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद ये कितने समय में हुआ है, 2 सेकेंड्स में, तो हमारा टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एक्सीलरेशन। तो सिंपल है, जो भी पूछा होगा पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे, जो पूछा है उसका फिर हमको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर टी। तो हमारी v की वैल्यू क्या है 10, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 2, तो 10 ओवर 2, आंसर इज 5। और अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन की यूनिट पढ़ी थी, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या पूछा था हमसे, ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन मास फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स वर्सेस मास के बीच में ग्राफ खींचना है, बहुत इजी सा है ये, बस आपको ऐसे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप क्या लिखेंगे, मास, वर्टिकल लाइन पर आप क्या लिखेंगे, फोर्स, एंड देन आप उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट ग्राफ क्या था, फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर 2 केस कार्स A एंड B मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें फिगर दिया हुआ था, ये आपका ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और इसमें ये कार B के लिए है और ये ग्राफ आपका कार A के लिए। ये दोनों स्लोप्स, पहला वाला स्लोप आपका कार A के लिए है, दूसरा वाला स्लोप आपका कार B के लिए है। तो इन दोनों को देख करके हमें बताना था कि किस कार की वेलोसिटी जो है सबसे ज्यादा है, हाँ, विच कार हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। तो इसमें हम लोग देख के बता सकते हैं, ये जो B वाला है इसका जो स्लोप है वो A वाले स्लोप से ज्यादा है, दैट इज वाई आपका जो ये कार B होगी, B वाली कार, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ देयर स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, नेम 2 काइंड्स ऑफ इनर्शिया, 2 तरीके के इनर्शिया बताने हैं। तो बहुत इजी है, पहला क्या होता है हमारा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, आई वांट कि तीसरा टाइप का जो इनर्शिया होता है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, पीपल ऑफन शेक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री फॉर गेटिंग डाउन द फ्रूट्स, व्हाई, कि जो लोग क्या करते हैं जब उनको पेड़ से फ्रूट्स को नीचे गिराना होता है तो ऑफनली वो क्या करते हैं, उसको शेक करते हैं, जैसे जो फ्रूट होता है वो नीचे आ जाता है। अब इसका इसने हमसे रीजन पूछा है, सेम ये इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। देखिए इसका आंसर क्या है, इट इज बिकॉज व्हेन द ब्रांचेस आर शेकन दे आर मोशन बट द फ्रूट्स रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब हमने ब्रांचेस को शेक किया तो ब्रांचेस का तो जो इनर्शिया था वो रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में, बट जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनका तो इनर्शिया किस में रह जाएगा, रेस्ट में। तो वो अपना इनर्शिया रिटेन करने के चक्कर में ऐसे फ्रूट्स जो उन ब्रांचेस से बहुत ज्यादा ही टाइटली अटैच नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट से ट्री से नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आया था इस पेपर में, स्टेट 1 फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिपेंड्स
ऐसे 3 फैक्टर के बारे में बताना है जिसपे हमारा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो डिपेंड करता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मैंने यहाँ पे 3 पिक्चर्स लगाई हुई हैं। एक है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे फोर्सेस जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है बट फिर भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेट, ठीक है, वो कोई भी आपका आयरन का सब्सटेंस होता है या मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते बट फिर भी मैग्नेट क्या कर लेता है? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ग्रेविटी आप चाहे आसमान में भी हो तो भी ग्रेविटी आपके ऊपर एक्ट करेगी, भले ही आप अर्थ के कांटेक्ट में ना हो तब भी आपके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो ये भी कौन सा फोर्स हो गया? हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आ गया। तो अभी हमसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन नहीं पूछी, इसने ये पूछा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसपे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिपेंड करता है। तो दैट फैक्टर इज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस पर हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिपेंड करता है। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, इसके बाद पूछा था हाउ डज इट डिपेंड ऑन द फैक्टर, कैसे डिपेंड करता है। तो आपको लिखना पड़ेगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इनवर्सली कैसे प्रोपोर्शनल हुआ? सिंपल, आप मैग्नेट का एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। जब मैग्नेट और किसी भी आयरन के सब्सटेंस को जब उनकी डिस्टेंस कम होती है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है? ज्यादा लगता है। डिस्टेंस कम है, मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो वही मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। इसी वजह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक न्यूमेरिकल ही है। टू बॉडीज A and B of same mass इस बार सेम है, are moving with the velocities v and 3v, compare their momentum। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, दो बॉडीज है A एंड B। बॉडी ए के लिए इसने क्या कहा है हमसे कि मास क्या है? दोनों बॉडीज का सेम है, तो दोनों बॉडीज का मास हम लोग क्या प्लेस करेंगे? m। पहली वाली बॉडी के लिए इसने वेलोसिटी कितनी बोली है हमसे? v। दूसरी वाली बॉडी के लिए इसने हमसे वेलोसिटी कितनी बोली है? 3v। तो जब हम लोग पहली वाली बॉडी का मोमेंटम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? p1 इज इक्वल्स टू m इंटू v। दूसरी वाली बॉडी का जब हम लोग मोमेंटम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू 3v। तो ये हमारा क्या हो बन जाएगा? 3mv। अब इसने बोला है कि हमको कंपेयर करना है। जब कंपेयर करना होता है तो उस वाले केस में हम लोग क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं। तो p1 ओवर p2 इज इक्वल्स टू mv अपॉन 3mv। mv से mv कैंसिल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है, क्योंकि रेशियो तो इसमें कोई यूनिट नहीं लगने वाली है। ठीक है, आगे क्या पूछा था हमसे? डिफाइन द टर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्टेट इट्स एवरेज वैल्यू। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि मैम ये फ्री फॉल क्या होता है? तो फ्री फॉल वो फॉल है, जैसे आप सोचे कि अगर मैं इस पेन को ऐसे ड्रॉप कर दूं तो क्या ये फ्री फॉल है? तो नहीं, ये फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी फॉल डाउन कर रही है, गिर रही है और उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा हो, सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ और सिर्फ उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही हो और उस ग्रेविटी की वजह से ही उस बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा मतलब कि जैसे जैसे वो बॉडी नीचे आएगी वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। इसे ही हम लोग कहते हैं कि बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, फ्री फॉल आप समझ गए, जब बॉडी फॉल करी हो और उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा हो। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है उस समय उसकी एक्सेलरेशन में जो चेंजेस आती है, जो एक्सेलरेशन बढ़ती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इसके ऐसा यूनिट हम लोग कई बार, 2-3 बार आई थिंक आप तक आपको रट भी चुकी होगी, 2-3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर इसमें हमसे ये नहीं पूछा था, इसने पूछा था स्टेट इट्स एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, नेम 2 सब्सटेंस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। ऐसे किसी 2 सब्सटेंस के बारे में बताना है जो हीट करने पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए बेसिकली जनरल तो हम लोग ये जानते हैं ना कि कोई भी चीज को अगर हम लोग गर्म करेंगे या हीट करेंगे तो वो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, और ठंडा करते हैं तो वो क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बट ऐसे 2 सब्सटेंस का आपको नाम लिखना है जो गर्म करने पर एक्सपैंड करते हैं। तो ऐसे 2 सब्सटेंस आपके कौन से हैं, वाटर एंड सिल्वर आयोडाइड। मैंने सिल्वर आयोडाइड की पिक्चर भी यहाँ पे प्लेस करी हुई है। ठीक है, ये होता है आपका सिल्वर आयोडाइड। ठीक, नेक्स्ट हमसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, नेम 2 ग्रीन हाउस गैसेस। 2 ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिखने हैं। तो ये बहुत इजी है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं, जो अर्थ के ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में हेल्प कर रही हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो इसमें से किसी 2 गैस का नाम लिखना था, तो 2 गैस का नाम क्या हो जाएगा हमारा, एक गैस तो हो जाएगी हमारी CO2। ठीक है, दूसरी गैस हमारी क्या हो जाएगी, मेथेन। ठीक है, एक गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरी गैस हमारी कौन सी है, मेथेन। ठीक, और हाँ, मेथेन का केमिकल फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला, ये मत सोचिएगा मैम को नहीं आता है, ये मैंने आप लोग के लिए छोड़ के रखा है। मेथेन का केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइट चैप्टर से आया था कि 2 लॉज बताने हैं। ये यहाँ पे मैंने पिक्चर भी बना के रखी है। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई सरफेस है ऐसा आपका शाइनी सा पॉलिश सरफेस, इस पे अगर रे स्ट्राइक कर रही है, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करती है और फिर उसी मीडियम में बाउंस बैक करती है, तो इसी फिनोमिना का नाम क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दोनों लॉज पूछे थे, तो दोनों लॉज क्या है कि ये आपकी ये वाली रे क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। ये वाली रे, इसका क्या नाम होता है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जहां पर मीट कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारे लॉ भी हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल, दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। पहला रूल ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन या सरफेस। ठीक, दूसरा लॉ क्या होता है कि ये जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा क्या बनते हैं, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो दूसरा लॉ हमारा यही है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ था, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, जो नॉर्मल जनरल लाइफ में जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं डेली सुबह उठ के, जब भी आप कभी भी देख सकते हो, तो प्लेन मिरर की ही खासियत बतानी है, उसी के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक आप याद कर सकते हो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, वैसे तो 4 होती है, 2 ही बतानी है, तो मैं आपको 2 बताती हूँ, इजी वाली जो आपको लर्न हो जाए इजीली।
पहली तो कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जैसे ये आपका प्लेन मिरर है, आप इस प्लेन मिरर से जितनी भी डिस्टेंस पर खड़े हो, ये प्लेन मिरर है, फॉर एग्जाम्पल आप इस प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो एग्जाम्पल, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो भी किधर बनेगी, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका ये है कि द इमेज डिस्टेंस is always equals to the object distance। ठीक है। दूसरी चीज, मिरर में आप अपने आप को देखते हो, कैसे देखते हो, सीधे सीधे ही दिखते हो ना, उल्टे तो नहीं दिखते हो। तो बस यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है कि जो इमेज फॉर्म होती है, द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग होता है सीधा, आप जैसे देख खड़े हो स्टैंडिंग पोजीशन में सीधे खड़े हो तो आप सीधे ही नजर आओगे। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था हमारा, नेम द स्फेरिकल मिरर which diverges the beam of light incident on it, justify your answer by drawing a ray diagram। तो वो मिरर कौन सा होता है जो डाइवर्ज करता है, जिसकी वजह से उसका नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है। तो उस मिरर को नाम है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसने बोला हमसे इसका डायग्राम भी बनाना है, तो बहुत इजी है इसका डायग्राम बनाना। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कर्व बनाना है, एक सेकेंड, फिर पीछे साइड बैक साइड पे आपको ऐसे पॉलिश कर देना है, फिर यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहां पर हो गया C, देन उसके एग्जैक्टली मिड में आपको बनाना है F, और ये हो गया आपका P। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहां से 2 से 3 रे आपको एटलीस्ट बनानी पड़ेगी। थोड़ी सी मेरी टेढ़ी बन रही है बट आपको एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। सारी की सारी रेस बिल्कुल इस लाइन के इसको जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, इस लाइन के जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल बनानी है ये सारी रेस। फिर उनको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एरो आपका उल्टा हो जाएगा। देन आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करके यहाँ F से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा रफ डायग्राम बना है, आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। तो इस तरीके से कुछ आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए कि जब भी आपका कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, स्टेट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो ये साउंड चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है कि 2 प्रॉपर्टीज बतानी है साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड मीडियम की, जिसपे आपकी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इसका आंसर होगा आपका 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की जो भी साउंड होती है उसको हमारा ह्यूमन ईयर सुन सकता है। ठीक है, आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या है, व्हाट इज बैकलैश एरर। बैकलैश एरर क्या होता है एंड हाउ इज इट अवॉइडेड।
तो बैकलैश एरर एक्चुअली हमारा स्क्रू गेज में होता है। स्क्रू गेज की मैं आपको पिक्चर दिखा दे रही हूँ, दिस। तो होता क्या है कि सिंस ये स्क्रू से बना है, हाँ, तो और ये इसका जो सर्कुलर वाला सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, इसको जब हम लोग रोटेट करते हैं तो कई बार क्या होता है, मैंने इसको, हॉलो सिलेंडर तो घूम गया आपका, बट ये जो स्क्रू वाला पार्ट है ये आगे नहीं बढ़ता है, जिस वजह से जो हम रीडिंग करते हैं, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे होल्ड करके फिर रीडिंग वगैरह निकाली जाती है, तो उसमें क्या होती है, कई बार एरर आ जाएगी, बिकॉज मैंने तो इसको रोटेट कर दिया बट ये तो आगे बढ़ा ही नहीं, है ना। तो इस वजह से जो हमारी रीडिंग है उसमें एरर आ सकती है। इसी एरर का नाम होता है बैकलैश एरर। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं। द बैकलैश एरर इज अ मोशन एरर दैट अकर्स व्हेन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ गियर्स। ये इसी वजह से होता है, जब हम ऐसे रोटेट, एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं और मैंने गलती से उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, या गियर, वही गियर चेंज करना मतलब वही, आपने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया गलती से। ठीक है, तो बैकलैश एरर अकर्स व्हेन आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन, जब आपने वापस डायरेक्शन को रिवर्स किया, रोटेशन ऑफ द थिम्बल, द टिप ऑफ द स्क्रू डज नॉट इमीडिएटली बिगिन मूव। वही स्क्रू का जो टिप है वो आगे तुरंत नहीं बढ़ता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट रिमेन्स स्टेशनरी, वो रुका रहता है, वो नहीं आगे बढ़ता है। फॉर अ पोर्शन ऑफ रोटेशन, जब आपने एक कुछ रोटेट किया पर आपका वो जो स्क्रू है वो आगे नहीं बढ़ा, इसकी वजह से ही आपका बैकलैश एरर अकर होता है। टू अवॉइड द एरर व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट्स, स्क्रू शुड बी रोटेटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। तो अगर हमें इससे बचना है तो इसके लिए बस हमें क्या करना है कि जो हमारा स्क्रू गेज का जो हॉलो सिलेंडर वाला है उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था हमारा, व्हाट इज अ सेकेंड्स पेंडुलम। तो सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, जो नॉर्मली हमारे वॉच वगैरह में लगे होते हैं पेंडुलम्स, दीज आर नोन एज सेकेंड पेंडुलम। अ सेकेंड्स पेंडुलम इज द पेंडुलम having time period 2 seconds and the length equal to 1 meter। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का हो और जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, टाइम पीरियड थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे आपका सिंपल पेंडुलम का ये डायग्राम है यहाँ पर, तो इसके इस एक्सट्रीम से पहले ये आपका पेंडुलम मिड पे गया, फिर इस एक्सट्रीम पर आया और उसके बाद वापस ही मिड पोजीशन पे गया, फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसको पूरा एक बार ये कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना समय लगता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो ऐसा पेंडुलम जिसको ये पूरा कंप्लीट मूवमेंट करने में 2 सेकंड का टाइम लगे उसको हम लोग कहते हैं सेकंड पेंडुलम। और इसकी ये जो लेंथ होनी चाहिए, लेंथ कहाँ से कहाँ तक, जहां से ये रिजिड पार्ट है और इस बॉब के मिड पोजीशन तक, मिड पॉइंट तक, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट, स्टेट 2 यूनिट्स ऑफ मास स्मॉलर देन अ केजी, हाउ आर दे रिलेटेड टू केजी। किलोग्राम से छोटी हमको 2 यूनिट्स लिखनी थी और उनका केजी से रिलेशन बताना है। तो सिंपल है, किलोग्राम से 2 छोटी यूनिट हमारी कौन सी हो गई, ग्राम और मिलीग्राम। ठीक है, इनका हमको बताना था कि केजी से क्या रिलेशन होता है। तो सिंपल है, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -3 किलोग्राम एंड 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -6 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ अ स्क्रू गेज, नेम इट्स मेन पार्ट्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस। चलिए ये मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम कॉपी करके लगाया हुआ है, आपको इतना सुंदर नहीं बनाना है, बेसिक आइडिया हो जाए टीचर को कि हाँ इसके ये पार्ट्स हैं,
मेन होता है डायग्राम में लेबलिंग। आपको उसको बहुत सुंदर नहीं बनाना है, आपको बस ये करना है इसके जितने भी पार्ट्स के नाम मेंशन है, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स के नाम आप याद रख सकें। चलिए मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ आपको लर्न कराने के लिए। सिंपल सा, सबसे पहले अगर आपको कॉपी में ड्रॉ करना है तो आप कैसे करेंगे, पहले आपने ऐसे एक बेस लाइन वाला खींचा, इसको ज्वाइन किया, ये आप थोड़ा सा सर्कुलर स्केल को दिखा सकते हैं ऐसे, फिर पीछे हल्का सा यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स टाइप का थोड़ा सा बनाना है, ये रैचेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसे यू बनाना है ऐसे करके, और फिर यहाँ पे ऐसे स्क्रू का थोड़ा सा पोर्शन दिखा देना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ आप हल्का फुल्का भी ऐसा बना लेंगे तो आइडिया हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइनिंग वगैरह दिखा दीजिए, और ये मेन दिखाना जरूरी होता है क्योंकि इसका एक नेम होता है। चलिए, तो इसके नेम क्या क्या है, सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, ये होती है हमारी सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये वाली यहाँ पर ये जो बनी होती है इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सर्कुलर स्केल, मेन स्केल। ये वाली जो ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेस लाइन, ठीक है। उसके बाद ये है आपका हॉलो सिलेंडर जिसको हम लोग थिम्बल भी कहते हैं, ठीक है। देन ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं रैचेट। देन इसको जो यू शेप का बना है इसका नाम भी है यू फ्रेम। देन ये जो ऐसे स्क्रू का मैंने बनाया इसको स्क्रू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और ऐसे है, इसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल, ठीक। और जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग स्टड, ठीक है। सारे नाम ना भी याद रहे, फिर भी जो मेन इधर वाले नाम है उसको आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि वैसे तो सारे ही याद हो जाए, अगर नहीं हो जाए, अगर आप एक दो भूल भी जाते हैं फिर भी इधर वाले तो आपको नाम याद रखने जरूरी है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इनका हमको क्या लिखना था, जो मेन पार्ट्स हैं इनके, जो मेन पार्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है वो पार्ट आप स्केल में मतलब जब ड्रॉ करिएगा वो जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं, मैं इसको रब कर दूं। चलिए इसके फंक्शन क्या है, पहला आपका मेन पार्ट है रैचेट। इट एडवांसेस द स्क्रू बाय टर्निंग इट अंटिल द ऑब्जेक्ट इज gently held between the stud and spindle of screw। ये क्या करता है, ये स्पिंडल और स्टड के बीच में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको जेंटली होल्ड करके रखने का ट्राई करता है, उसको उसके बीच में अच्छे से टाइट करता है बेसिकली। जब आप इस हॉलो सिलेंडर को रोटेट कर देते हैं, आपको ऑब्जेक्ट आपको लग रहा है कि हो गया है टाइट, तो आप रैचेट को घुमा करके ये मेक श्योर करते हैं कि आपका जो भी आप जिसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं वो अच्छे से उसमें टाइट हुआ है कि नहीं। जैसे आप उस रैचेट को घुमाएंगे आपको एक अलग सी साउंड सुनाई देगी, जिससे आप मेक श्योर कर लेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है उसमें अच्छे से फिक्स हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा था हमसे, नेक्स्ट क्या है इसका मेन पार्ट, स्लीव। It marks the main scale and baseline. This is your sleeve. ये क्या करता है, मेन स्केल और बेस लाइन को मार्क करता है। नेक्स्ट इज थिम्बल। थिम्बल वही हॉलो सिलेंडर वाली ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या करता है, सर्कुलर स्केल को मार्क करता है। मेन स्केल, इट हेल्प्स टू रीड द लेंथ करेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर। मेन स्केल से हम लोग कितनी लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, अप टू 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमारी मेन पार्ट सर्कुलर स्केल, इट हेल्प्स टू रीड लेंथ करेक्ट अप टू 0.01 मिलीमीटर। यानी कि जो सर्कुलर स्केल होता है वो हमको 0.01 मिलीमीटर तक की लेंथ को मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।